नमस्कार। विक्रम एक्सीलेंस एकेडमी पे आप सभी का पुनः स्वागत। और आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम है भारत की भौगोलिक विविधता। ये सिर्फ क्लास 7 की ज्योग्राफी की बुक ही नहीं है। इस चैप्टर के अंतर्गत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे साथ में समेट लिए गए हैं। और ये ना तो कोई एक 7 क्लास के बच्चे के लिए कि वो करे, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रीमियम एग्ज़ाम, नोट्स, यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, स्कूल एग्ज़ाम सभी के लिए महत्वपूर्ण और अपरिहार्य है। तो इसको शुरुआत करते हैं। इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। और सभी को मालूम है कि कितनी विगत भर्ती परीक्षाओं में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें दूसरी बात यह है कि ये एनसीईआरटी न्यू और है, वर्तमान में जो नई एनसीईआरटी आई है वो है ये। तो ये इनको पढ़ना भी अनिवार्य है, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी की वीडियोज़ आपको हर जगह मिल जाएंगे, पर न्यू एनसीईआरटी के वीडियोज़ कम ही उपलब्ध है। तो ये जो मास्टर नोट्स बनाए गए हैं अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं। इसमें लगभग तो जो किताब में दिया है वही शामिल किया गया है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की गई है। तो आई थिंक दिस इज़ यूज़फुल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का नाम है भारत की भौगोलिक विविधता, तो हम भारत की भौगोलिक विविधता को इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। तो इस चैप्टर में शुरुआत में लिखा है कि 1984 में प्रथम बार भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उनका जवाब था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा। नीचे मैंने पॉइंट में लिखा है, यह गीत मोहम्मद इकबाल ने 1904 में लिखा था। ठीक है। थॉट्स ऑफ दिस चैप्टर, ये जब चैप्टर शुरू हुआ तो उस पर कुछ लिखा है कि ये देश अपने भूगोल के कारण ही अन्य देशों से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है, और ये इसके राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में विशिष्ट योगदान देते हैं। श्री अरबिंदो ने ये कहा था। चैप्टर शुरुआत होने पे ही सबसे पहले ये लिखा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ प्रमुख भौगोलिक शब्दावलियों के बारे में जान लेते हैं, जियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा जिसकी आती है वो है द्वीप। द्वीप, आइलैंड, कि जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे कहते हैं। यानी हम द्वीप की अगर परिभाषा कही जाए तो, द्वीप की अगर परिभाषा देखें तो, कि एक, सबसे पहले हम देते हैं एक, ये लैंड मास का भाग है जो क्या है, चारों ओर जल से घिरा है। ठीक है। अगर इसकी परिभाषा दी जाए तो चारों ओर जल से घिरा है। ठीक है। तो भूखंड का ऐसा भाग जो चारों ओर जल से घिरा है उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, पहली परिभाषा इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक। फिर कहा है प्रायद्वीपीय, पेनिनसुला किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, कि भूखंड का ऐसा भाग जो तीन ओर जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जो तीन ओर जल से घिरा उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। मतलब भूखंड का ऐसा भाग जो तीन ओर, जैसे ये भारत है ऐसे कुछ करके। तो भारत का आपको मालूम है, इधर ये वाला पार्ट अरेबियन सी है, और फिर ये वाला पार्ट यहाँ कौन सा है, यहाँ आपको मालूम है कि बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ हिंद महासागर पड़ता है, इंडियन ओशन पड़ता है। तो ये भूखंड का ऐसा भाग है जो एक, दो और फिर तीन, तीन ओर जल से घिरा है, इसलिए इंडियन प्रायद्वीपी कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीपी कहते हैं। और भूखंड का ऐसा भाग जो चारों ओर जल से घिरा है उसे द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फिर करते हैं पर्वत किसे कहते हैं, माउंटेन। पृथ्वी की सतह के ऊपर उठा हुआ भाग है, मतलब आसपास की सतह से ऊपर उठा हुआ, आधार उसका चौड़ा होगा और शिखर नकुला होगा। आसपास की सतह है उससे तो ऊपर उठा होगा। ठीक है। उसका आधार यानी ये वाला भाग इतना चौड़ा होगा, और शिखर है जो वो क्या होगा, वो नुकीला होगा। जिसका शिखर निकुला है, आधार चौड़ा है, आसपास की भूमि से कुछ ऊंचाई पर है, उसे पर्वत कहते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा पठार, प्लेट्यू किसे कहते हैं, कि आसपास के मैदानी क्षेत्र से ऊपर उठा मेज की तरह एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, जो मेज की तरह चपटा भूभाग है, उसे पठार कहते हैं। पठार के बाद आता है मैदान। मैदान यानी प्लेन, समतल, चौरस और कम ऊंचाई वाला भूभाग कहलाता है, मैदान कहलाता है। आगे इस किताब में टर्म आई है उसी के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। भारत और उसके पड़ोसी देश, इंडियाज़ एंड नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो हम इस पे बात करते हैं। तो नंबर एक पे, जैसे नंबर एक पे रूस, फिर चीन। ठीक है। फिर आता है, सॉरी यहाँ ये चीन नहीं, चीन की जगह आप करिए इसको सबसे पहले,
1 नंबर पे आता है रूस। रूस के बाद आप इधर लिखेंगे कनाडा, और कनाडा के बाद 3 पे आता है चीन, और चीन के बाद 4 पे आता है हमारा अमेरिका, और अमेरिका के बाद आगे बढ़ेंगे तो 5 पे आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील 5 पे, और फिर आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो 6 पे आता है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 7 नंबर पे आता है भारत। क्षेत्रफल के अनुसार ये भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है, और विश्व के भूभाग का 2.4% भारत कैरी करता है। आगे बढ़ते हैं, इसके अनुसार फिर पढ़ते हैं कि जो इसकी स्थल सीमा है या जो जल सीमा है वो किससे लगती है वो देखते हैं। जल सीमा देखो श्रीलंका और मालदीव से लगती हैं। कुल पड़ोसी 7 + 2 + 9 पड़ोसी देश हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो भारत का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, फिर इधर है अफ़गानिस्तान, फिर इधर है चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, और इनके बीच की जो सीमा की लंबाई है वो भी इधर दी गई है। सबसे कम सीमा साझा करता है, बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। बाकी सभी देशों की दी हुई है। इसमें एक टर्म चलती है भारतीय उपमहाद्वीप। तो आइए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आप पाकिस्तान 1, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और फिर म्यांमार, और फिर नीचे आएंगे तो 2 और देश हैं, ठीक है, जिनका नाम है एक तो श्रीलंका और दूसरा मालदीव। ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आप सबको मालूम है भारत के 6 भौतिक प्रदेश हैं। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो पहला भौतिक प्रदेश है हिमालय, यानी उत्तर के पर्वत। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, फिर है थार मरुस्थल, फिर है प्रायद्वीपीय पठार, फिर है तटीय मैदान, और फिर है द्वीप समूह। ये जो भारत को अलग अलग भौगोलिक आकृतियों के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की अलग प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है। कहीं ठंडी ग्लेशियर से लेकर गर्म मरुस्थल तक फैला हुआ है। इसके बारे में हम जानेंगे अभी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय शुरू करते हैं उत्तर के पर्वत ना, जो विशाल हिमालय है उत्तर में फैला हुआ। तो इसके 4 भाग हैं। तो जब 2 प्लेटें आपस में टकराई थी तब क्या हुआ था, जो सेडिमेंट थे इनके बीच में, टेथिस नाम का सी था, वो फ्लिक्ट होकर ऊपर उठ गया था। तो उसी के सेडिमेंट से हिमालय बना है। तो सबसे सबसे ऊपर सबसे जिसका भाग आता है वो है ऊपरी वाले पार्ट में, मतलब ऐसे कुछ करके भारत है। तो जो यहाँ वाला जो भाग है 1, 2, 3, 4 श्रृंखलाएँ, इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय, है ना। ट्रांस हिमालय बोला जाता है इसको, क्योंकि सबसे पहले इसकी काराकोरम रेंज होती है। काराकोरम से आगे बढ़ेंगे तो दूसरी रेंज का नाम है, दूसरी जो है वो है काराकोरम, फिर है लद्दाख, जांस्कर और तिब्बत में फैला है कैलाश पर्वत श्रृंखला। तो ये हिमालय के ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है, ये भी अलग पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहला ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद आएंगे तो आप ट्रांस ट्रांस के बाद सेकंड नंबर पे आगे बढ़ेंगे तो वो है महान हिमालय, ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट के बाद आते हैं लघु, लघु के बाद आते हैं शिवालिक। तो हिमालय के 4 पार्ट हैं। सबसे पहले ट्रांस, उसके बाद ग्रेट, ग्रेट के बाद लघु, लघु के बाद शिवालिक, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इधर साइड में कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं दी है। इधर लिखा है कि अर्थ, हिम, हिम यानी बर्फ, आलय यानी निवास या घर। तो हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। इसके हिमालय की विस्तार है 2500 किमी लंबी श्रृंखला है चौड़ाई में। पश्चिम में 400 किमी और पूर्व में 150 किलोमीटर है। मतलब पश्चिमी हिमालय ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व वाला भाग है वहाँ हिमालय कम चौड़ा है, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई याद रखना। देश कौन कौन से है कि भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, इन देशों में फैला हुआ है। टोटल 6 देशों में हिमालय फैला हुआ है, ये भी याद रखना है। एक इनको इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट है 8000, है ना, 8000 किसे कहा जाता है। हिमालय की वे चोटियाँ जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है वे माउंट एवरेस्ट 8848 विश्व की सबसे ऊंची चोटी, K2 गॉर्डन ऑस्टिन 8611, कंचनजुंगा 8598। ये जो 8000 मीटर से ऊंची चोटियाँ है इसलिए इसे 8000 भी कहा जाता है। ये भी एक एग्ज़ाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जब ये इसमें एक प्रयाग का जिक्र है तो उसी के साथ मैंने पंच प्रयाग जहाँ होते हैं उनका संगम बता दिया। इधर लिखा है एशिया का जल शिखर, वाटर टावर ऑफ एशिया, कि गर्मियों में बर्फ पिघलने से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ वर्ष भर जल उपलब्ध कराती है, इसलिए इसे हिमालय को एशिया का जल शिखर कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है।
फिर हम पढ़ते हैं पंच प्रयाग, पांचों प्रयाग के बारे में पढ़ते हैं, पांच प्रयाग जो इम्पोर्टेंस है उनकी, उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर इस अगले मैप में देखें, ये देखो बद्रीनाथ, इधर चार इंपॉर्टेंट प्लेस है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो इधर धौली, विष्णु गंगा और धौली गंगा दो जन नदी आके मिलती है, धौली गंगा और विष्णु, धौली गंगा और इधर से आती है विष्णु गंगा, ये मिलके बनाती है विष्णु प्रयाग, एक नंबर पे ध्यान रखना। फिर इधर से एक नंदाकनी रिवर आके मिलती है ये, तो फिर नंदाकनी और जैसे ये धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है तो ये नदी जो कहलाती है इसको कहते हैं अलकनंदा, आगे जो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। तो नंदाकनी और अलकनंदा जब मिलती है तब प्रयाग बनता है, उसे कहते हैं नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग कहते हैं? नंद प्रयाग। इसके बाद एक पिंडार रिवर आके इसके अंतर्गत मिलती है अलकनंदा के अंतर्गत, और जो प्रयाग बनता है उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। उसी के बाद केदारनाथ से एक रिवर आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी रिवर जिससे जहाँ अलकनंदा में मिलती है तो उसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। और उसके बाद गंगोत्री हिमनद से एक नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है वो कहलाता है देव प्रयाग। और यहाँ सबसे देव प्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है इसके बाद ये नदी कहलाती है गंगा, उसके बाद आगे बढ़ती है। तो इन पांचों का है ना, नॉर्थ वे जो नॉर्थ से साउथ है सीक्वेंस याद रखना कि नॉर्थ से नीचे आएंगे तब सबसे पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, है ना। इधर से ऊपर जाएंगे तब पहला सबसे पहला आएगा देव, फिर ऐसे और ऐसे दोनों सीक्वेंस याद रखना इनके, बहुत बार एग्जामों में पूछा भी जाता है इन प्रयागों के बारे में, पंच प्रयागों के बारे में। तो यही ये पंच प्रयाग के बारे में बताया गया है। देव प्रयाग के बाद ही नदी का नाम गंगा पड़ता है, जो कि मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरा आता है कि उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय से जब नदियाँ मैदानों में प्रवेश करती है तो विशाल मैदान बनाती है और अपने साथ एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा साथ में वहन करती है। तो पढ़ लेते हैं टॉपिक, उत्तर का विशाल मैदान, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, जिनका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियाँ द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। क्या? उत्तर के विशाल मैदान यहाँ विस्तृत है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखेगी, जैसे ये देखो नदी मैदानों से इधर प्रवेश की तो अपने साथ जो ढलान में तीव्र ढलान था, इस कारण अपने साथ क्या है कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर साथ में लाती थी। जैसे ये नदी मैदान में प्रवेश करेगी तो ये कंकड़ पत्थरों को यहीं जमा कर देगी, ये यहीं। तो यहाँ नदियाँ क्या होती है, कंकड़ पत्थरों के नीचे से बहती हुई होती है, जिसे कहा जाता है भाबर कहा जाता है, ये साइड में लिखा है। गिरिपद में, गिरिपाद का अर्थ होता है कि पर्वत, गिरी के पद में यानी पैरों में जो कंकड़ पत्थर जमा होते हैं उन्हें भाबर कहा जाता है। यहाँ नदियाँ क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, कंकड़ पत्थरों के नीचे से बहती है। और जब ये नदियाँ वापस भाबर से बाहर आती है तो वही वाला इलाका कहलाता है तराई। लुप्त नदियाँ बाहर निकलती है, दलदली और जैव विविधता है, यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, दलदली वाला इलाका होता है। रामसर साइटें भी बहुत जगह है यहाँ, 100वीं रामसर साइट बनी थी जो सुराताल थी, जो ऐसे ही वो है तराई वाला क्षेत्र है। और तराई के बाद आता है बांगर, यानी पुराने जलोढ़ से बना जो मैदान है वो बांगर कहलाता है, ये कम उपजाऊ होता है। और बांगर के बाद क्या आएगा, खादर, नया जलोढ़ से बना जो मैदान है उसे खादर कहते हैं, अत्यधिक उपजाऊ भी होता है, हर साल नया अवसाद होता है इसके पर। तो उत्तर के विशाल मैदान में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। आगे आगे बढ़ेंगे तो तीसरा पॉइंट आएगा थार मरुस्थल, है ना। थार मरुस्थल के बारे में तीसरा पॉइंट है, तो उसके अनुसार देखते हैं विस्तार से इसको। थार मरुस्थल सुनहरे रेत के टीलों का विशाल शुष्क क्षेत्र है, उसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ क्या पाए जाते हैं, बरखान, अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं, बरखान तुर्की भाषा का शब्द है वैसे। रेत के टीले प्रमुखता से पाए जाते हैं, 85% विस्तार इसका भारत में है और 15% पाकिस्तान में है, जो थार मरुस्थल है उसका। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसलमेर स्वर्ण नगरी थार के मध्य स्थित है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है। और जो थार मरुस्थल है जो बाहर राजस्थान है, राजस्थान का जब कुछ ऐसा ऐसा कुछ पार्ट है तो यहाँ पड़ती है अरावली, अरावली रेंज। अरावली के बारे में जान लेते हैं, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली, सबसे ऊंची चोटी अरावली की आप याद रखेंगे, गुरु शिखर 1722 मीटर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। एग्जाम पॉइंट से 5 प्रमुख जो कार्य हैं वो है किसके, अरावली के, क्योंकि अरावली का मुद्दा वर्तमान में भी चला था, थोड़े पिछले साल चला था कि कैसे अरावली की जो परिभाषा है वो बदल दी गई, उसके बाद हाई कोर्ट के निर्णय आए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए, तो उसके बाद चलो देखते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले है वाटर डिवाइडिंग, यानी जल विभाजक के रूप में काम करती है, इधर वाला वाटर इधर चलता है, इधर वाला वाटर इधर चलता है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, क्योंकि आपको मालूम है अरावली इधर थार रेगिस्तान पड़ता है तो मरुस्थल के विस्तार को अरावली रोक लेती है, ये भी
इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा है जैव विविधता का संरक्षण, क्योंकि जहाँ अरावली यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इसलिए जैव विविधता का संरक्षण भी अरावली करती है। जलवायु को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। जब यहाँ से मानसून की शुष्क हवाएं आती हैं तो अरब सागर वाली तो सीधी समांतर निकल जाती है, तो इधर बारिश होती नहीं है। पर जो बंगाल की खाड़ी वाली होती है वो टकरा के इधर बारिश करती है। तो अरावली क्या करती है कि जलवायु को भी प्रभावित करती है और खनिजों से भरपूर, यहाँ जो मिनरल्स है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मिनरल्स की बहुत ज़्यादा अधिकता है अरावली में, सीसा, जस्ता, तांबा या मिनरल्स की बहुत ज़्यादा अधिकता है। तो ये अरावली की इंपॉर्टेंस है। द एंशियंट शील्ड जो है इसे कहा जाता है अरावली को, ये भी एक इम्पोर्टेंट कार्य है अरावली के। आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म जो दी गई है वो है प्रायद्वीपीय पठार, द पेनिनसुलर प्लेटू। प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य विशेषता के अंतर्गत जो जानेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। अगले पार्ट के अंतर्गत हमने 3 भौतिक प्रदेश पढ़े ना, 3 भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हिमालय, है ना। हिमालय के बाद उत्तर का विशाल मैदान, और उत्तर के विशाल मैदान के बाद हमने द ग्रेट थार मरुस्थल पढ़ा, थार मरुस्थल के बारे में जाना। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हिमालय के बारे में पढ़ा कि हिमालय के कितने पार्ट है उसके बारे में पढ़ा। फिर जब हिमालय की नदियाँ इधर चलती है उन्होंने मैदान बनाए, हिमालय बना तब मैदान बने उसके बाद, तो उसके बारे में पढ़ा। और फिर एक थार डेजर्ट है उसके बारे में पढ़ा, थार डेजर्ट में एक अरावली पर्वतमाला है, अरावली के बारे में पढ़ा, अरावली की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमने जाना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में 3 और भौतिक प्रदेशों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।